मेरी ये ज़िंदगी कभी तो पूरी होगी ना, तब क्या कह पाऊँगा खुद से कि क्या कमाल ज़िंदगी जी। ऑन बिलीव ऑफ दिस थॉट मैं निकल पड़ा 1800 किलोमीटर दूर अपने कंफर्ट को छोड़ के अपने बचपन के सपने को पूरा करने। ना महंगे जूते ना एक्सपेंसिव राइडिंग गियर्स, है तो बस एक सपना जो बचपन से फोटोज़ और वीडियोज़ में देखता आ रहा था, स्पीति वैली। प्लान सिंपल था, 2 बाइक और हम दोस्त। वेट, हाँ सही देखा आपने, बजाज प्लेटिना। चलो इस हिम्मत वाले दोस्त से मिलवाता हूँ। यह है मेरा दोस्त चंदन उर्फ जग्गू। एक्चुअली मैंने आपसे स्टार्टिंग में झूठ बोला था कि अपने सपने को पूरा करना। सपना सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का सपना था स्पीति सर्किट को कंप्लीट करना। हमारा ये सर्किट दिल्ली, चंडीगढ़ और फिर शिमला वाले रास्ते से होने वाला था। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से। हम दिल्ली से ही अपनी बाइक का फ्यूल टैंक फुल करवा के निकल पड़ते हैं शिमला की ओर, जो कि हमारे घर से लगभग 350 किलोमीटर के आसपास था। चंडीगढ़ हाईवे पे पूरी रात बाइक चला के सुबह सुबह जब ये सूरज की किरण चेहरे पे पड़ती है तो रात की सारी थकान दूर हो जाती है। फिर कुछ 50 से 55 किलोमीटर और बाइक चला के हम पहुंचते हैं शिमला। हम यहाँ पे स्टेज ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ के चीप होटल्स के प्राइस भी आसमान छू रहे थे। फिर कई होटल्स चेक करने के बाद हमें लगने लगता है कि शिमला में बजट होटल्स मिलना बहुत मुश्किल है। हम पहुंचे तो बड़ी एक्साइटमेंट में थे यहाँ, लेकिन कब वो एक्साइटमेंट स्ट्रेस में बदलने लगती है पता ही नहीं चला, क्योंकि रात भर राइड करने के बाद हमारी आंखों में नींद भर चुकी थी और बॉडी एक कंफर्टेबल बेड मांग रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि शिमला से 60 किलोमीटर दूर नारकंडा चलते हैं। कुफरी और ग्रीन वैली के इन पाइन ट्रीज के बीच से होते हुए हम शाम को 3 बजे के आसपास नारकंडा पहुंचते हैं। यहाँ पहुंच के हम इतना ज्यादा थक जाते हैं कि ना हम इधर देखते हैं और ना उधर देखते हैं, बैग रख के सीधा सो जाते हैं। हम निकल पड़ते हैं थोड़ा सा नारकंडा को एक्सप्लोर करने। नारकंडा हिमाचल का एक शांत और खूबसूरत गांव जो जाना जाता है अपने एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एप्पल फार्मिंग गार्डन के लिए। नारकंडा घूमने के बाद हम ब्रेकफास्ट करने निकल पड़ते हैं किन्नौर घाटी की ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे माउंटेन्स भी बड़े होते जा रहे थे। हम बाइक चला ही रहे होते हैं, फिर अचानक एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई और बीच में बस एक पतला सा रोड। उस वक्त समझ आया वीडियोस में देखना और उस रोड पे बाइक चलाना दोनों बेहद ही अलग चीज़ें हैं। थोड़ी और बाइक चलाने के बाद हम वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड में से एक हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पे पहुंच जाते हैं। पहाड़ों को काटकर नेचुरल तरीके से बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर था किन्नौर गेट। यहाँ के रास्ते पहाड़ों के एज पर हाफ टनलिंग करके बनाए गए थे। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था बाइक चलाते टाइम, क्योंकि एक तरफ सर के ऊपर पहाड़ों के ऐसे क्लिफ्स और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, और स्पीति अब पहली बार रियल लगने लगा था। फिर थोड़ी दूर बाइक चलाने के बाद जैसे ही हम पहाड़ पे चढ़ते गए तब रास्ते धीरे धीरे काफी ज्यादा नैरो होना स्टार्ट हो रहे थे, और कुछ मोड़ ऐसे भी थे कि अगर कोई वहां से गिरता तो वो नीचे तेज बहती हुई सतलुज नदी में गिरता। ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाते हुए हम शाम को कल्पा पहुंचते हैं। कल्पा किन्नौर की गोद में बसा हिमाचल का एक ऐसा गांव जहां बर्फ से ढके पहाड़ और सेब के बगीचे आपका मन मोह लेंगे। कहते हैं स्वयं महादेव ओन्स दिस विलेज।
कल्पा एक ऐसा विलेज है जहाँ घूमने के लिए तुम्हें कार या बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम पैदल ही गांव का कोना कोना घूम सकते हो और जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ से तुम्हें किन्नौर कैलाश साफ दिखाई पड़ता है। तो हम भी इसी विलेज को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। यहाँ हमें एक मंदिर के बारे में पता चलता है, नारायण नागिन देवी मंदिर। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पता चला कि मंदिर के अंदर टोपी पहन के ही जा सकते हो। तो मैं ये हिमाचली टोपी पहन के अंदर चला जाता हूँ, जो कि मेरे सर के हिसाब से बहुत छोटी थी। ये मंदिर हजारों साल पुराना था और यहाँ के लोगों का मानना है कि मंदिर के देव उनकी कुदरती प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं। फिर हम भी दर्शन करके निकल पड़ते हैं पेट पूजा के लिए। यहाँ वैसे तो खाने के कई ऑप्शंस हैं, लेकिन इन आंटी के हाथ का बना खाना दोबारा हमें यहाँ ले आता है, क्योंकि कल लेट नाइट भी हम यहीं आए थे खाने। देखो यार, मैं कोई फूड एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आंटी के हाथ का बना खाना बेहद स्वादिष्ट था। और अगर कोई 2 रोटी खाता है तो यहाँ बैठ के 4 रोटी खा सकता है, लिटरली। तो आज है डे 3 हमारी जर्नी का, और हम कल्पा में रुके हुए थे आज। और अब हम सामान वगैरह पैक करके ताबो या फिर नागो की तरफ निकलेंगे। वैसे हमने रूम्स चेक करे गूगल पे, बट हमें रूम्स तो नहीं मिल रहे हैं, जैसे हमारे साथ यहाँ पे रात को हुआ था, क्योंकि हमें यहाँ पे रात को भी रूम्स नहीं मिल रहे थे। बट कोई नहीं, अब लोकेशन पे पहुंच के ही देखते हैं, क्या पता कोई एक आधा हमारे लिए हो। होपफुली कोई मिल जाए अच्छा खासा रूम, क्योंकि ये तो एक एवरेज रूम है जिसके भी हमने 2500 रुपये पे करे हैं। सीजन में कभी मत आओ यार गाइस, मतलब सीजन में बहुत ज्यादा बेकार होता है। हमें नहीं पता था कि इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग भी ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा रश है इस बार। इतना इतना ज्यादा रश है कि उस बंदे ने मेरे को एक बात बोली। उसने बोला कि अगर किसी के पास किसी प्रॉपर्टी में अगर 100 कमरे भी है ना, तो वो सारे के सारे एक रात में लग जाएंगे। इतना ज्यादा रश आ रहा है, सोचो। और हम इसी, पता नहीं हमारी किस्मत ऐसी है फिर क्या है, हम हमेशा ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। बट कोई नहीं, निकलते हैं टापू या फिर नाकू। वैसे प्लान तो नाकू का है, क्योंकि हमारी आइटनरी में वही हमने सेट कर रखा होगा। तो मिलते हैं गाइस पीओवी शॉट पे। कल्पा से नाको 100 किलोमीटर दूर के आसपास है, और आज हम वो नाको की लेक भी देखने वाले थे। अब यहाँ से पहाड़ों का रंग और उनका टेक्सचर और भी ज्यादा बदलने लगता है, और कल्पा से नाको तक रोड इतने ज्यादा सीनिक है कि तुम्हें हर मोड़ पे रुकने का मन करता रहेगा। फिर लगभग 2 घंटे राइड करने के बाद हम पूह पहुंचते हैं, जहां पर यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप था। फिर वहां हम अपना टैंक फुल करवा के निकल पड़ते हैं नाको की तरफ। आगे रास्ते में आता है स्पीति का आइकॉनिक स्पॉट ख्वाब संगम। जो लोग स्पीति सर्किट कंप्लीट करने आते हैं, उन ट्रैवलर्स को ये जगह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ 2 नदियों का संगम होता है, एक स्पीति रिवर जो कुंजुम रेंज के ग्लेशियर से मेल्ट होके आती है, और दूसरी है सतलुज रिवर जो चाइना तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास से होते हुए इंडिया में यहीं से एंटर करती है। और यहीं से हिमाचल की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज दिखती है, रियोपुर गिल, जिसकी ऊंचाई 6800 मीटर से भी ज़्यादा है। फिर जैसे ही हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो शुरू हो जाती है ऑफिशियल स्पीति वैली। और आज से 2 हफ्ते पहले यहाँ की वीडियोस देख रहा था, और आज मैं यहाँ खुद की बाइक चला रहा था। यार ये जो अनरियल सी फीलिंग थी ना, आई कांट एक्सप्रेस यार, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। जब मैं इन रोड्स पे बाइक चला रहा था तो मेरे बचपन का वो लड़का जो बस 13-14 साल का था, उसने बस ट्रैवल वीडियोस देखना स्टार्ट ही किया था। मैं लोगों की इतनी वीडियोस देखता था, लोग ऐसे खुले रोड्स पे बाइक चला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
वो कंप्यूटर जिसमें बगल वाले का वाईफाई का पासवर्ड चुरा के यूज़ किया करता था, वो दिन अलग थे यार। उस लड़के ने भी सोचा था कि आएगा एक दिन जब तू भी रोड्स पे जाएगा और चिल्लाएगा ऐसे खुले रोड्स शांत वादियों में। और आज मैं 25 साल का हूँ एंड लिटरली वही दिन है, मैं अपनी खुद की बाइक चला रहा हूँ। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू यार। थोड़ी देर और बाइक चलाने के बाद हम पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, नाको। नाको किन्नौर वैली का सबसे हाईएस्ट विलेज है। ये गांव हमें बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तो हम यहाँ आज रात बिताने का डिसाइड करते हैं और फिर रूम लेके फ्रेशन अप होके हम पैदल ही खाने निकल पड़ते हैं। इसी बहाने नाको विलेज को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे और पहुँचते हैं यहाँ के ढाबे पे। और इस ढाबे की राजमा, आहा बस क्या ही कहना। हमने यहाँ से 200 रुपये की थाली को 4 बार रिफिल कराया था। सुबह की भूख अब जाके मिटी थी। फिर ये प्यारे दोस्तों के साथ खेलकर हम चले जाते हैं वापस अपने रूम्स पे। तो ऐसा कुछ भी हुआ हमारे नाको वाले स्टे से। ओह बहुत प्यारा है। आज हम नाको को और थोड़ा एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। थोड़ा दूर वॉक करके हमें दिखाई देती है ये नाको की फेमस लेक। वैसे तो ये कुछ खास नहीं लगी, लेकिन विंटर के टाइम ये लेक कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है। उस टाइम पे कुछ शायद देखने वाला नज़ारा होता होगा। There is a house built out of stone, wooden floors, walls and windows set. वहाँ से ऊपर हम पहुँच जाते हैं यहाँ के प्रेयर व्हील पे, Tables and chairs. जो हवा चलने पर मूव कर रहा था। यहाँ के लोगों ने इसको ऑटोमेट कर दिया था हवा का यूज़ करके। This is a place where I don't feel alone. फिर यहाँ मेरी मुलाकात होती है स्टीफन चाचा से। This is a place. थोड़ी देर बातें करने के बाद पता चलता है ये चाचा एम्स्टर्डम से आए थे इंडिया के इन ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देखने के लिए। Where are you from? Hollanda, Nederland, Amsterdam. 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 Yes. और मैं अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज कपूर वाली इंग्लिश बोल के चाचा को नाको गांव दिखाने लगता हूँ। और फिर इस खूबसूरत गांव को अलविदा कहकर हम निकल पड़ते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन टाबो की तरफ। और इन सुनसान सड़कों पे बाइक चलाते हुए, ये मूनलैंड टाइप स्ट्रक्चर देखते हुए हम पहुंचते हैं टाबो। टाबो सिर्फ एक गांव नहीं, ये घर है एक ऐसी मोनेस्ट्री का जो ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुरानी है। For you, for me, until you बहुत लोग यहाँ आते हैं और कुछ ढूंढने के लिए और कुछ पाने के लिए, और आज हम भी यहाँ आए थे। एंड जस्ट लुक एट दिस प्लेस यार, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए हम वहाँ से निकलते हैं और रास्तों का मजा उठाते हुए हम पहुँचते हैं धनकर मोनेस्ट्री के गेट पे। यहाँ हमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था, वो ये कि धनकर मोनेस्ट्री अभी विजिट करें या कल, क्योंकि हमें काजा जाना था और यहीं पे शाम के 6 बज चुके थे और धीरे धीरे शाम हो ही रही थी। तो हम धनकर विजिट करने का प्लान करते हैं और ये सोचकर ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं कि 1 घंटे में विजिट करके काजा निकल जाएंगे। लेकिन शायद ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जैसे ही हम धनकर पहुँचते हैं
कच्चे मिट्टी पे बनी ये 1000 ईयर्स ओल्ड मोनेस्ट्री कहते हैं बहुत साल पहले ये स्पीति वैली की राजधानी हुआ करती थी। स्पीति में 5 मेजर मोनेस्ट्रीज हैं, जिसमें से एक ही है, सबसे पुराना इसको माना जाता है, क्योंकि ये स्पीति का एंशिएंट कैपिटल रह चुका है। तो स्पीति के जो राजा थे उन्होंने इसको बनाया है, और ये पूरा 300 मीटर पत्थर के ऊपर बना हुआ है। मतलब ये इतना अनरियल एक्सपीरियंस देती है कि आंखों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी चीज़ें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। कितना खूबसूरत है यार ये सब। धनकर मोनेस्ट्री आने से पहले हमने 1 घंटा अपने आप से मांगा था कि यहाँ पे घूमेंगे, शायद 1 घंटा यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी नहीं है। तो धनकर मोनेस्ट्री घूम के हम निकल पड़ते हैं काजा की तरफ। वहाँ हमें एक ऑफ रोड रास्ता दिखाई पड़ता है जो हमारा पूरा आधा घंटा बचा रहा था काजा पहुँचने के लिए। तो हम उस रास्ते पे निकल पड़ते हैं, लेकिन हमें क्या पता था ये पूरा ही ऑफ रोड है। इस ऑफ रोड पैच को कंप्लीट करने के बाद जैसे जैसे हम काजा की तरफ बढ़ रहे थे, शाम होती जा रही थी और आसमान फुल मूवीज़ वाली वाइब देना शुरू कर देते हैं। और ऐसे रास्तों पे बाइक चला के और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होने लगता है। लेकिन ऐसे नज़ारों को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और बस यूं ही 5 मिनट यहाँ सुकून से बैठ जाता हूँ। on a broken knee. क्या ही खूबसूरत नज़ारा था। फिर शाम को 8 बजे हम फाइनली काजा पहुँचते हैं और यहाँ का एक बार आप क्राउड चेक करो यार। हम यहाँ पहुँचते हैं और हमें पता चला कि यहाँ सारे रूम्स, डॉर्मेट्री, गेस्ट हाउस फुल हो रखे हैं और हमने प्री बुक भी नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी शो ही नहीं कर रहा था। जैसे तैसे हमें एक छोटा सा रूम मिलता है और हम खा पी के सो जाते हैं। काजा पहुंच के हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज हम काजा की मेन स्पॉट्स कवर करने वाले थे। आज है डे 5 और हम हैं काजा में। आज वैसे तो हमारा रेस्ट डे है, रेस्ट डे भी क्या कहें, मतलब पूरा आज काजा और स्पीति एक्सप्लोर करना है। आज काफ़ी सारी जगह जाना है, जैसे कि की मोनेस्ट्री हो गया, किब्बर और हिक्किम। ये सारी जो आज जो पहली वीडियोस में या फिर बचपन में सुना करता था ना कि एक बार नाको जाना है, टापू जाना है, ये सब जगह तो कवर कर लिए। लेकिन स्पीति वैली में जो ये सारी चीज़ें होती है ना, की मोनेस्ट्री, हिक्किम, किब्बर, ये सारी जगह आज एक्सप्लोर करेंगे। तो हम सबसे पहले जाने वाले थे की मोनेस्ट्री। स्पीति वैली के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम पहुंच जाते हैं की मोनेस्ट्री। सी लेवल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड ये मोनेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत दिखाई पड़ती है। यहाँ आज भी 250 से ज़्यादा मॉन्क्स अपना समय बिताते हैं और यही रहते भी हैं। अंदर मैंने देखा कि यहाँ ग्रेट दलाई लामा की पिक्चर्स लगी हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर मोनेस्ट्री को थोड़ा एक्सप्लोर करके हम चले जाते हैं वहाँ के व्यू पॉइंट पे। मैंने हमेशा से इसकी इमेजेस और वीडियोस देखी थी और आज मैं यहाँ खड़ा था। गाइस, इस व्यू को देखने के लिए मैंने 5 दिन लगातार बाइक चलाई है और मेरे होठ देखो आप। 13,000 फीट की ऊंचाई पे बैठा हूँ मैं अभी और बस इस वायरल स्पॉट यानी कि मोनेस्ट्री को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बहुत खूबसूरत है। यहाँ से पूरी वैली का बहुत इंटरेस्टिंग व्यू मिलता है। मोनेस्ट्री घूमने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज और हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस देखने। जैसे ही हम उस रास्ते पे पहुंचते हैं तो हमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक लांगजा और दूसरा पोस्ट ऑफिस। तो हम पहले लांगजा जाने का डिसाइड करते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, नज़ारे बेहद शानदार होते जा रहे थे।
रास्तों का मजा उठाते हुए हम लांगजा पहुंचते हैं। कई लाखों साल पहले ये लांगजा की वैली समुद्र में डूबी हुई थी और इसलिए इसे फॉसिल विलेज भी कहा जाता है। आज से 1000 साल पहले बना ये बुद्धा का एक बड़ा सा स्टैचू। गांव वालों का मानना है कि ये पवित्र स्टैचू उनकी शैतानी शक्तियों से रक्षा करता है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस हो रही थी। लांगजा घूमने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन पे, कोमेक, जो कि रोड से कनेक्टेड दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है। फिर यहाँ थोड़ी फोटोज़ और वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े में मैगी खा के हम निकल पड़ते हैं एक और हाईएस्ट स्पॉट की तरफ, जो था वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। मैं सच बताऊं तो अगर मैं अभी इस टाइम घर पर होता तो शायद मैं डेली रूटीन फॉलो कर रहा होता, जॉब पे जाता, शाम को वापस घर पे आ जाता और अगले दिन सेम चीज़ वही। बट आज दुनिया की सबसे ऊंची जगहों पे घूम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे अपने घर पे एक चिट्ठी भेजने के बाद हम निकल पड़ते हैं चीचम ब्रिज। यहाँ के रास्ते इतने ज़्यादा डरावने थे, पक्के रोड पर भी नहीं, सिर्फ बजरी वाले रोड पर चल रहे थे। तेरह 13,600 फीट की ऊंचाई पे बना ये एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। इनफैक्ट ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, ये स्पीति वैली के कठिन रास्तों को आसान बनाने वाला एक वरदान है। पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए कई घंटों का सफ़र तय करना पड़ता था। इसके नीचे देखने पे हज़ारों फीट गहरी खाई नज़र आती हैं और इस ब्रिज की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाने के लिए आप जब भी यहाँ आओ तो आप नीचे देखना, एक ट्रक गिरा हुआ है। वो इतना छोटा लगता है कि मानो आप उसे 2 उंगलियों की मदद से हाथ में पकड़ सकते हो। फिर हम वहाँ के छोटे से कैफ़े में यहाँ का फेमस हिमाचली सिद्धू ट्राई करते हैं और ये मैंने फर्स्ट टाइम खाया था एंड यस, कुछ तो बात है यार। यूँ ही नहीं कहते हैं हिमाचली इसको अपनी फेवरेट डिश। सिद्धू खा के हम आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। प्लान तो हमारा चंद्रताल जाने का था, लेकिन वहाँ स्टेज की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हम चंद्रताल से 40 किलोमीटर पीछे लोसर पहुँच जाते हैं। लोसर एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो आज है डे 6 या डे 7 है, वो मैं एडिट में देख लूँगा। बट हम अभी लोसर में रुके हुए हैं। यहाँ पे चंद्रताल से पीछे पड़ता है। एक्चुअली हमारा प्लान था पहले चंद्रताल जाने का, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे ना सीज़न चल रहा है तो वो पूरा पैक हो रखा है। एक भी अब हमने बहुत सारे ट्राई करे बट हमें नहीं मिला, तो हमने यहाँ पे लोसर में उससे 40 किलोमीटर पीछे स्टे लिया था। तो अब हम जा करके चंद्रताल पे जा करके घूमेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या होता है और क्या जो एक्सपेक्टेशन वैसे रियलिटी वाला सीन होता है या नहीं होता। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। वैसे सामान तो हमने पैक कर लिया है, बस अब बाइक रेडी है। रेड फ्लैग लगा दिया मैंने अपनी बाइक पे। बाकी मिलते हैं आगे। और एक और चीज़, हमारा ऑलमोस्ट स्पीति सर्किट कंप्लीट हो चुका है। बस हमारा जो मेन स्पॉट, जो मेन हाईलाइट है ना, वो बस चंद्रताल रह रहा है। इसके बाद और कुछ नहीं है। तो उसके बाद हमारा स्पीति सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, लिटरली मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैंने स्पीति सर्किट कंप्लीट कर लिया। सो दैट्स इट, बाकी मिलते हैं। हम निकल पड़ते हैं हमारे लास्ट मेन स्पॉट चंद्रताल की तरफ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यहाँ के लिए। इंस्टाग्राम पे चंद्रताल की इतनी रील्स देखने के बाद आज मैं फाइनली जा रहा हूँ। लोसर से निकलते ही एक चेक पोस्ट आता है। वहाँ एंट्री कराने के बाद
अब हम धीरे धीरे उस रास्ते पे शिफ्ट हो रहे थे जिसे स्पीति सर्किट का सबसे टफ और एक्साइटिंग रूट माना जाता है, ऑफ रोडिंग। जैसे जैसे आगे का रास्ता खराब होता रहता है वैसे वैसे नज़ारे उतने ही ज़्यादा बेहतरीन होते जा रहे थे। और इस रफ पैच को कैसे ना कैसे कंप्लीट करके हमें चंद्रताल का एंट्री गेट दिखाई देता है। और जिन रास्तों के लिए चंद्रताल जाना जाता है, वाटर क्रॉसिंग, उनको पार करने के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं चंद्रताल। स्पीति की मूल लेक चंद्रताल 14,000 फीट की ऊंचाई पे कवर्ड विद हिमालयाज ऑल अराउंड। जब आप पहली बार चंद्रताल को देखते हो तो ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया के शोर से कट जाने जैसा लगता है। नीला हरा पानी, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ विटनेस किया था। इसके किनारे आप शांति से कुछ पल बैठो तो तुम्हारा मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का। अपने मन को मार के हम निकल पड़ते हैं मनाली की तरफ, क्योंकि रास्ते अब और ज़्यादा टफ और चैलेंजिंग होने वाले थे। वैसे तो मनाली यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर था, लेकिन इन रास्तों पे चलाते टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये 90 किलोमीटर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। रास्ते में इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग आई, लेकिन एक ऐसी वाटर क्रॉसिंग जिसकी वजह से मेरी हंटर का नीचे का सम गार्ड निकल जाता है। वो पूरा सिर्फ अब एक स्क्रू पे था और बहुत नॉइज़ क्रिएट कर रहा था। तो कुछ राइडर्स हमें आगे जाके मिलते हैं और रोकते हैं। तब मुझे रियलाइज़ होता है कि व्हेन यू ट्रैवलिंग यू मीट सो काइंड पीपल कि कुछ ही पल में वो आपके फैमिली मेम्बर होने का एहसास दिलाते हैं। और राइडिंग का एक रूल है ना, नो राइडर शुड लेफ्ट बिहाइंड। शायद ऐसे ही मूवमेंट से ऐसे कोट्स ओरिजिनेट होते हैं। फिर अपनी बाइक का सम गार्ड फिक्स करवा के हम उनको बाय बोल के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे सूरज भी ढलता जा रहा था और यही चीज़ हमें और भी ज़्यादा टेरिफाइंग लगने लगती है, क्योंकि हम दोनों में से किसी को भी ऐसी हार्श कंडीशन में बाइक चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। रात में डेडलिस्ट वाटर क्रॉसिंग, अंधेरे रास्ते, न सिम न मैप, बस एक रास्ता जो हमें नहीं पता था कि हमें सही ले जा रहा है या नहीं। कुछ दूर बाइक चलाने के बाद हमें कुछ कार्स दिखाई पड़ती हैं, उनको देख के थोड़ा अच्छा लगता है। हमें इतने टाइम बाद डामर का रास्ता दिखता है, उसे देख के हम बहुत खुश होते हैं। और अटल टनल क्रॉस करके हम फाइनली पहुंच जाते हैं मनाली। जब मैं यहाँ आया था तो सिर्फ एक बैग था और कुछ अनकही कहानी, पर आज जब मैं वापस लौट रहा हूँ तो बैग वही है, लेकिन मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। स्पीति के इन ऊंचे पहाड़ों ने मुझे सिखाया है कि खामोशी में भी एक शोर होता है और तन्हाई में भी एक सुकून। ये रास्ते आसान नहीं थे, ये हवाएं बर्फीली थी और ये ऊंचाई डराने वाली थी, लेकिन जब आप खुद को प्रकृति के इस विशालता के सामने खड़ा पाते हो तो आपको एहसास होता है कि आपकी परेशानियां कितनी छोटी हैं। आज इन पहाड़ियों को अलविदा कहते हुए मैं एक सीख लेकर जा रहा हूँ। ज़िंदगी का असली मतलब मंजिल तक पहुँचना नहीं, बल्कि उस सफ़र में खुद को फिर से तलाशना है। शायद हम कल फिर अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएंगे, वही भाग दौड़, वही शोर, लेकिन इस ठंडी हवा का वो स्पर्श, उन ऊंचे पहाड़ों की वो गूंज और खुद के साथ बिताए वो चंद लम्हे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे फिर से खुद को ढूंढने के लिए। गुड बाय।